बच्चों, हम अध्याय 1 के प्रश्नों को देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक प्रश्नों को हल किया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया और आनंद भी आया होगा। चलिए आज हम 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। क्या हुआ? ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। ठीक है, चाहते क्या है? स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, किस पदार्थ से किस में हो रहा है। देखिए ऋण आवेश कौन पाया गया? यहाँ पे कहा गया पॉलीथीन का टुकड़ा ऋण आवेश पाया गया। तो सीधी सी बात है, जो ऋण आवेश पाया जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आते हैं। यानी ऊन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? पॉलीथीन के टुकड़े में गया है। ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉलीथीन के टुकड़े में गया है। हमें ये मालूम करना है कितना इलेक्ट्रॉन निकला है। हमें क्या पता करना है? इलेक्ट्रॉन कितना गया। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, Q = NE। आपने पता है ना, क्वांटीकरण के सिद्धांत में पढ़ा था कि Q = NE। मुझे N ज्ञात करना है, तो N ज्ञात करने के लिए क्या लूँगा? Q/E। N ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे? Q/E। तो Q का मान आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ और E का मान हम जानते हैं 1.6 × 10 कितनी होती है? -19 होता है। और ये अपने को जब हल करेंगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। किस में से? ऊन से। किस में गए? पॉलीथीन में गए। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से और ग्रहण करने से क्या होगा? द्रव्यमान प्रभावित होगा। अगले पार्ट में यही पूछा गया है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतर भी होता है? द्रव्यमान भी होगा। होगा। एक के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और एक के पास क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन घट गए। तो ऊन में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन घट गया तो ऊन का द्रव्यमान कम हो जाएगा और पॉलीथीन का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, बता सकते हैं आराम से कितना कम कितना ज़्यादा। तो ये भी बता सकते हैं N × कितना? 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 होता है। N का मान मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ पे N का मान क्या निकल गया? 1.875 × 10⁻12 निकला हुआ है। तो अपन ने वो मान रख दिया और फाइनली क्या होगा? ये आ गया। M बराबर कितना होगा? 1.706 × 10⁻18 किलोग्राम। एक में बढ़ेगा और एक में क्या होगा? घटेगा। द्रव्यमान भी क्या होगा? प्रभावित होगा। ध्यान रखना, कई बार हमारे दिमाग में ये होता है कि द्रव्यमान तो नहीं होगा प्रभावित, लेकिन द्रव्यमान भी क्या होगा? प्रभावित होगा आवेशित करने से। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12 देख रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। 2 हैं, बीच में दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश कितना है? 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। दोनों पे क्या है? समान आवेश हैं। ठीक है, दोनों पे समान आवेश हैं। तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा? यानी प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोले A व B की त्रिज्याएं क्या हैं? नगण्य मान के चलें, बहुत छोटे गोले मान के चलें आप। ठीक है, गोले क्या करना है? छोटे मान के चलने हैं, या बिंदुवत आवेश बोल सकते हो। बोल सकते हैं दूरी की तुलना में बहुत छोटे हैं। ठीक है, दूसरा भी पूछा है यदि प्रत्येक गोले पे आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए और गोलों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए? आधी, तो अब कितना बल लगेगा? तो पहले ए पार्ट निकाल लें, फिर आधी दुगनी जो भी करना है हम कर लेंगे। तो ए पार्ट निकालने के लिए देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें आवेश दे रखा है QA और QB। पहला आवेश 6.5 × 10⁻⁷, दूसरा भी 6.5 × 10⁻⁷ है। बीच की दूरी दे रखी है R 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलूंगा, 100 का भाग दूंगा। मीटर में बदलूंगा, क्या करूंगा मैं? 100 का भाग दूंगा। 50 में जब 100 का भाग देते हैं तो ये गया और ये होता है 0.5 मीटर। कितना हो गया? 0.5 मीटर। सूत्र हमें याद है ना, KQ1 Q2/R²। F बराबर KQ1 Q2/R²। यहाँ पे मैंने Q1 की जगह QA बोला है और Q2 की जगह क्या बोला है? QB बोला है। R है ही, तो सबके मान रख देते हैं। जब आप इन सबके मान रखोगे, ये अपन ने K का मान रख दिया, ये QA QB और ये अपन ने नीचे क्या किया? R² किया। हल कर लेना इसको। हल करना आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, हल कर सकते हैं। देखिए
ये इसको काटा 13 पंचे 65 यानी 1.3 होगा, ये भी क्या होगा 1.3 होगा। घातों को हल कर लें, ये 9 है, ये 7 है, ये 7 है, 7 7 14, 14 में से 9 गए तो 5, फिर इनको कर लेंगे 9, 1.3 गुणा कर लेना, 13 को 13 से करोगे 169 होता है, 169 को 9 से गुणा कर लेंगे, तो ये कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास f का मान ये आ जाएगा 1.521 इंटू 10⁻² न्यूटन। मेरे पास f आ गया, मेरे पास क्या आ गया, f आ गया। अब इससे मेरे को क्या करना है, बी पार्ट करना है कि देखें बी पार्ट में क्या कहा। बी पार्ट में उन्होंने ये कहा कि आवेश को दुगना कर दिया और दूरी को हमने क्या किया, आधा कर दिया। तो अब ये देखो 2 दूनी 4, नीचे भी 4 है, क्यों 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। समझ गए ना भाई, ये है k, ये मान लो 2QA और 2QB और नीचे है r/2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 का जो स्क्वायर करोगे कितना होगा 4 होके, 4 क्या आएगा ऊपर आ जाएगा ना, तो इसलिए कितना हो गया 16 आ गया। पहले वाले बल का क्या हो गया 16 गुना हो गया, पहले वाला जो बल था उसका क्या हो गया 16 गुना हो गया। पहले वाला बल कितना था 1.521 इंटू 10⁻² था, उसको किससे गुणा कर लूँगा 16 से, इसको अपन क्या करेंगे 16 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जो आ जाए आंसर आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि मान लीजिए प्रश्न 12 में गोले ए तथा बी साइज में तो क्या है समान है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क में लाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे गोले के संपर्क में लाते हैं, अंत में दोनों से हटा लेते हैं, तब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा ये पता करना है अपने को। तो देखो उसको पता करने के लिए थोड़ा सा आप समझिए, हम क्या करते हैं 2 गोले लेते हैं, दोनों क्या हैं सर्वसमय। कैसे हैं अपने पास सर्वसमय। ये एक गोला ले लिया मैंने, इतना ही मैंने क्या किया दूसरा गोला भी ले लिया। ठीक है, ऐसा कैसा है, हम क्या करें एक दूसरा गोला भी ले लेते हैं। मान लो दोनों बराबर हैं और एक तीसरा गोला है। ठीक है, ये तीसरा गोला आ गया। पहले गोले का नाम मैं ए दे देता हूँ, पहले गोले का नाम ए दे दिया, दूसरे का बी दे देते हैं और तीसरे का अपन क्या करते हैं सी दे देते हैं। ठीक है, ऊपर जो गोले हैं ए और बी ये आवेशित हैं, दोनों में आवेश बराबर है, ये मान के चलें दोनों में क्या है आवेश बराबर हैं। अपन आवेश मान लेते हैं एक बार कि इसके अंदर भी क्यों आवेश है और इसके पास भी क्या है क्यों आवेश है। हालांकि क्यू ए और क्यू बी मानना चाहिए, दोनों को बराबर करना चाहिए, लेकिन समझने के लिए हम क्या करते हैं इसमें क्यों आवेश और इसमें भी हमने क्या मान लिया क्यों आवेश मान लिया। समझ गए यहाँ तक। अब उन्होंने देखिए प्रश्न में क्या कहा, गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क में लेके जाएं। जो अनावेशित गोला है ये सी मेरा क्या है अनावेशित गोला है, इसको मुझे क्या करना है सबसे पहले ये जो सी है ना अपने पास, ये अपने पास इस सी को ए के संपर्क में लेके जाना है। किसके संपर्क में ए के संपर्क में। तो चलिए इसको ए के संपर्क में लेके जाते हैं। जैसे मैं इस ए के संपर्क में लेके जाऊंगा इस गोले को, तो क्या होगा संपर्क विधि लगेगी, आवेश क्या होगा समान रूप से वितरित होगा। आवेश क्या होगा यहाँ पे समान रूप से वितरित होगा। ये जो अपने पास क्यू आवेश हैं अब दोनों को बराबर मिलेगा, यानी इसको भी Q/2 मिलेगा और इसको भी कितना हो जाएगा Q/2 मिलेगा। दोनों को क्या हो गया बराबर का आवेश मिलेगा Q/2 और Q/2। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब सी गोले को हटा लो। अब अपने को सी गोले को क्या करना है हटा लेना है, तो इस गोले को हटा लें। ठीक है, इस गोले को अपन ने क्या किया हटा लिया। हटाने के बाद देखिए क्या होगा, आवेश उसको Q/2 होगा ना। हटाने के बाद उन्होंने फिर कहा कि इसको वापस किसके पास लेके जाओ बी के पास ले जाओ। कहाँ लेके जाना है मुझे अब बी के पास ले जाना है। इस गोले को मुझे क्या करना है बी के पास लेके जाना है। जैसे ही मैं इसको बी के पास जाऊंगा, अब देखिए पूरे पिंड में यानी बी और सी को मिला के कुल कितना आवेश, कुल कितना आवेश। तो आप कहोगे सर कुल आवेश जो अभी है ना इसमें अभी कितना है Q + Q/2 आवेश है, यानी कितना हो गया इसको जोड़ूंगा तो 3Q/2 आवेश होगा। कितना होगा 3Q/2। अब क्या होगा 3Q/2 दोनों में बराबर बटेगा, दोनों में क्या होगा बराबर बटेगा, यानी इसको किससे गुणा करना है मुझे 1/2 से, तो ये होगा 3Q/4। अब कितना हो जाएगा ये 3Q/4, मतलब इसको भी 3Q/4 और इसको भी क्या होगा 3Q/4 आवेश आएगा। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको तो मिलेगा अपने पास 3Q/4
और इसको भी कितना हो जाएगा 3q/4 हो जाएगा। ठीक है, हटा लो। इसको हटाने के लिए भी कहा है कि गोले को अगर हम हटा लें तो हटा लोगे इसको, मान लो इसको अपन ने हटा लिया, इसको भी हटा लेते हैं। तो जब आप इसको हटा लेंगे तो हटाने के बाद देखिए पोजीशन देखिए आपके पास क्या बची, इसको q/2 मिला और इसको क्या हुआ 3q/4 आवेश मिला। अब आप बल निकाल सकते हो। अब अपन क्या कर सकते हैं, बल निकाल सकते हैं। पहले तो बल किससे निकलेगा, q से। पुराना वाला जो बल निकलेगा मेरा, पुराना वाला जो बल निकलेगा ये निकलेगा F बराबर q1 q2 बटे में r², यानी कितना आ रहा है k/q² बटे r² आ रहा है। और दूसरी बार अभी जो कंडीशन देख रहे हो वहाँ पे क्या देख रहे हो k/q/2, क्योंकि इसमें q/2 है, और उसका कितना देख रहे हो 3q/4 बटे में r², बटे में क्या होगा r²। तो बाहर जो निकल रहा है मेरा क्या निकल रहा है 3/8 साइड में हो जाएगा और k/q² बटा r², यानी क्या आ गया 3/8 गुना f हो जाएगा। बाद में क्या हो गया 3/8 गुना हो गया। समझ गए बात को, ये पूरा कंसेप्ट है इसका, ये अपना क्या है पूरा कंसेप्ट है। लिखना चाहें तो इस चीज़ को आप यहाँ से इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने जैसे लिख रखा है कि मैंने क्या किया कि माना कि तीसरा गोला C है, पहला A है दूसरा B है। फर्स्ट हम गोले C को A से स्पर्श कराने पर दोनों गोले पे क्या होता है आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि गोले क्या हैं सर्वसम है। गोले कैसे हैं सर्वसम है, इसलिए आवेश कितना हो गया qa/2 qa/2 q/2 भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, गोले C को गोले B से स्पर्श कराने में पुनः गोले पर कुल आवेश, अब C को क्या करना है B पे लेके जाना है। B पे लेके जाओगे तो वहाँ पे आवेश कितना था qB, और इसके पास क्या था qa/2 था। जोड़ लिया वही qa और qB को बराबर कर लिया, तो ये अभी बताया मैंने आपको आवेश कितना कितना आ गया 3/4 qa और 3/4 qa हो गया। बताया ना, वहाँ पे भी अपन ने क्या किया 3/4 ही किया था। देखिए 3/4 q यही हुआ था, तो यही चीज़ वहाँ पे आ गई अपने पास। अब क्या करना है आपको, इसको हटा लें, हटा के क्या करना है आपको ये कैलकुलेशन करना है। अभी मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके बताया है और यही कैलकुलेशन अपने पास आई है 3/8 kq² बटे में r²। ठीक है, अब बात ये प्रश्न 12 की कर रहा था, तो प्रश्न 12 से आप क्या करेंगे, k का मान तो आपको पता ही है, q का मान वहाँ पे दे रखा है कितना 6.5 × 10⁻⁻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 ⁻
मान निकाला था उसको हम किससे गुणा कर लें, उसको केवल 3/8 से गुणा कर लें तो भी काम आपका चल जाएगा। और फाइनली हमारा उत्तर ये आएगा 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझने की बात है। ठीक है, चलें अब अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या हम 14 को देखें। यहाँ पे कह रहा है कि चित्र में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण के पथ चिन्ह दिखाए गए हैं। ये दिखा रखे हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m का अधिकतम है, ये पता करना है। देखिए ऊपर तो चित्र को गौर से देखो, ऊपर तो प्लस का है, नीचे क्या है, माइनस का है। ठीक है, ये मेरे पास प्लस का है और ये इसके चिपक रहा है, इसके पास आ रहा है। समझना बात को, ये अपना प्लस का है और ये इसके पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको आकर्षित कर रहा है, जब भी तो इसके पास आ रहा है। इसका मतलब इस पे जो आवेश है उसका उल्टा आवेश इस पे है, मतलब तो ये हुआ। तो बस ये बात समझ गए दीजिए। देखिए ये तो प्लस का और ये रेखा है इसके पास आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उल्टे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये माइनस का है और ये भी क्या है, माइनस का है। ठीक है, फिर इधर देखिए ये क्या माइनस के पास जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस का हो गया। तो पहचान गए हम, 1 और 2 तो क्या है, माइनस का है और 3 क्या है, प्लस का है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, Q/m के बारे में। अब ये Q/m कैसे ज्ञात करें, ये चीज़ देखो, ये निकलता है इसका विक्षेपण कितना हो रहा है, ये कितना दूर फैल रहा है, वो जिसका ज़्यादा होगा वही Q/m ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन फैल गया, 3 नंबर। सबसे ज़्यादा कौन सा फैला, 3 नंबर, तो 3 का ज़्यादा होगा, है ना, 3 का क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आप समझ भी सकते हैं। मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक माध्य स्थिति ले लेता हूँ, उससे क्या करूँगा, इनकी दूरियाँ निकाल लेता हूँ। इसकी दूरी मान लो S2 निकाल रहे हैं, है ना, इसकी S1 निकाल रहे हैं और इसकी क्या कर रहे हैं,
S3 निकाल रहे हैं, कौन सी, ऊर्ध्वाधर। कौन सी दूरी निकाल रहे हैं हम, ऊर्ध्वाधर। कुछ चीज़ें तो आपको पता ही है, अपने पास ये चीज़ें आपको पता है कि F बराबर क्या होता है, आप जानते हो F बराबर MA होता है। और अगर A निकालना चाहूँ तो क्या होगा, A निकालना चाहो तो क्या होगा, F बटा M होगा, ये होगा। A निकालेंगे तो क्या होगा, F बटा M। और F का मान क्या होता है, तो आप ये भी जानते हैं F का मान क्या होता है, QE होता है। भाई ये जानते हैं ना अपन, F बराबर क्या होता है, QE होता है। तो फाइनली मेरे पास A बराबर जो ये A है, A बराबर आ गया QE बटा M। ठीक है, एक न्यूटन के गति का सूत्र भी आपको पता है, S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसकी जो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, जो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ वह कैसे निकाल रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर। डिस्टेंस कैसी है, ऊर्ध्वाधर। और ये जो जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, क्षैतिज जा रहे हैं। यानी ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो गया, 0 हो गया। यानी मैं इसको यूँ कहूँ कि एस वाई बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे यू वाई टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही तो कहेंगे हम। अब यू वाई का मान, ऊर्ध्वाधर गति कितनी हो गई, 0 हो गई। और ये हो गया मेरे पास हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया अपने पास, हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, S बराबर ये आ रहा है मेरे पास हाफ AT स्क्वायर। अब मैं क्या करूं, मान रख दूं, मेरे पास S बराबर क्या आ गया, S बराबर आ गया हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, A का मान अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला, A का मान क्या निकाला हमने, QE बटा M, QE बटा M, ये रख दिया मैंने QE बटा M T स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, S बराबर 1/2 ET स्क्वायर और Q बटा M लिख सकता हूँ। अब लिख सकता हूँ तो इसको पूरा कांस्टेंट मानिए, कांस्टेंट है ये। तो S जो आ गया, डिस्प्लेसमेंट जो S जो दूरी आ रही है, विक्षेपण जितना आ रहा है वो कितना आ गया, समानुपाती हो गया Q बटा M के। S क्या हो गया, Q बटा M के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। तो यानी S जिसका ज़्यादा होगा Q बटा M भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। तो चित्र में आपको S किसका ज़्यादा दिख रहा है, S3 वाले का, तीसरी लाइन का दिख रहा है, इसलिए तीसरी लाइन के लिए Q बटा M क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ गए बात को, ये चीज़ यहाँ पर अपन ने लिखी है, यहाँ पे मैंने y से दिखा रखा है, y का मतलब वही y अक्ष के लिए। समझ गए, क्लियर। चलिए ये बात क्लियर होगी, पूरा डेरिवेशन करके आना, परीक्षा में आता है तो ये तो शॉर्ट में लिखा हुआ है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा 15वां, यहाँ लिखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10³ I कैप, यहाँ I कैप लगा हुआ है ना, N/C यानी न्यूटन पर कूलाम पर विचार करना है। विचार करने के बाद क्या पूछ रहे हैं, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा, ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, सेंटीमीटर पे, क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर, क्या होगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, है ना। भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। ठीक है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, क्या बोला है इन्होंने, YZ तल के समांतर है, उससे, YZ तल के समांतर से। YZ तल के समांतर क्या होता है, सोचिए थोड़ा सा, फिर अपन बी पार्ट भी देखते हैं। इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री कोण बनाता है। तो ठीक है, चलिए सोच लिया आपने, ये आपने देख लिया। E का मान मुझे मिल गया 3 × 10³ I कैप न्यूटन पर कूलाम में। ठीक है, वर्ग की भुजा मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको मैंने क्या किया, 100 का भाग लगा के मीटर में बदल लिया, 10 × 10⁻² बोल लो या 1/10 बोल लो। ठीक है, वर्ग क्या है, YZ तल के समांतर है। जब वर्ग मेरा YZ तल के समांतर है तो I का मान नहीं आएगा, J और K आएगा, ये काम की चीज़ है। तो मेरा A जो होगा वो क्या होगा, AJ × 1K, AJ कैप क्रॉस सदिश वेक्टर क्या होगा, AK कैप आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल इससे निकलेगा। और हम जानते हैं ये कि जब J और K का क्रॉस करते हैं तो क्या आता है, I आता है, क्या आता है, I आता है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया A² I कैप। A का मान रख दो, अपन ने A का मान रख दिया, ये 10 × 10⁻² का मतलब क्या था, 10⁻1 था,
उसका स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, 10 की घात -2 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, आपके पास ई भी है, ए भी है, अब तो काम चल सकता है। फ्लक्स का सूत्र तो आपको पता ही है क्या होता है, ई और ए से निकलता है, तो फ्लक्स आप निकाल सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर की सहायता से। ई वेक्टर का मान कितना है, 3 × 10 की घात 3 आई कैप है, और ए वेक्टर कितना है, 10 की घात -2 आई कैप, है ना। आई कैप डॉट आई कैप करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, ये पता है आपको। आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1 होता है, तो वो तो 1 हो गया, और ये हो गया आपके पास 3 × 10 की घात 3 करेंगे तो, है ना। तो फ्लक्स कितना आ गया अपने पास, 10 की घात 3 ईरा, और ये 10 की घात -2 है, तो 10 की घात 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो 3 को जब 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। यूँ बचा, ये 3 × 10 बचा हुआ है ना, तो कितना हो गया, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फाई आ गया, फ्लक्स आ गया। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, उन्होंने कहा अगर बीच का कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, कोई बात नहीं 60 डिग्री रख दीजिए। 60 डिग्री रखोगे फॉर्मूला ये बन जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पता ही है आपको, ए डॉट बी खोलते हो तो क्या आता है, ए बी कोस थीटा आता है ना। तो ई का मान रख दिया अपन ने, ए का मान रख दिया कोस 60, कोस 60 का पता है आपको 1/2 होता है। ये अभी आपने हल किया, इसका मान कितना आया था, 30 आया था। 30 को 1/2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। समझ गए, थीटा जो दिएगा उसी हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान फाई कितना आ गया, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं, 15 से रिलेटेड कर रहा है इसको। 16वां क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड कर रहा है। क्या कर रहा है, ये कह रहा है प्रश्न 15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, इस पर घन ले लिया। घन में 6 फलक होती है, आपको ध्यान है, वर्गाकार फलक होती है, जो इस प्रकार अभिनयसित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के क्या है, समांतर हैं। फलक क्या है, निर्देशांक तलों की क्या है, समांतर। निर्देशांक तल जानते हो, एक्स वाई जेड, चित्र भी बना रखा है अपन ने, यहाँ पे दिखा रखे है ना। कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, अपने को पता करना है, नेट फ्लक्स कितना गुजरेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है, घन के अंदर क्या होगा, घन के अंदर परिबद्ध आवेश होगा क्या, समांतर है ना। तो यहाँ पे क्या है कि घन के अंदर कोई भी परिबद्ध आवेश नहीं है, और गाउस के नियम से जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ जो घन के अंदर है वो सिग्मा क्यू क्या है, 0 है, और सिग्मा क्यू 0 होने के कारण क्या होगा, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 17वां, ये कह रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है, फाई दे दिया 8.0 × 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। तो देखिए आपको फाई का मान दे दिया है ना, फाई का मान दे दिया अपने को, ठीक है। और हम जानते हैं कि फाई बराबर जो होता है, क्या होता है फाई बराबर, ये अपने को पता है, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मैं यहाँ से सिग्मा क्यू निकालना चाहूँ तो फाई × एप्सिलॉन नॉट होगा, ये होगा सिग्मा क्यू, ये हो जाएगा फाई × एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान मेरे पास है और मैं एप्सिलॉन नॉट का मान जानता हूँ, 8.85 × 10 की घात -12 होता है। इनको हल कर लीजिए, कुल आवेश ही आ जाएगा 70.8 × 10 की घात -9 कूलम आएगा, जिसको आप क्या कर सकते हैं, 10 की घात -9 है उसको क्या लिख सकते हैं, नैनो लिख सकते हैं। भाई -6 है तो माइक्रो, -9 है तो नैनो, और -12 है तो पिको लिख सकते हैं। तो ये आ गया। सेकंड पूछ रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या है, शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, अथवा क्यों नहीं। अब देखो मान लो फ्लक्स बिल्कुल ही 0 आ रहा है, फ्लक्स 0 आ रहा है, तो फ्लक्स 0 आ रहा है तो फाई 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिग्मा क्यों 0 होता है। मैंने बताया भी था, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो 0 हो ही नहीं सकता। तो सिग्मा क्यों 0 है, सिग्मा क्यू का मतलब क्या है, आवेशों का बीजगणितीय योग 0 है। तो आवेशों का बीजगणितीय योग 0 है, इसका मतलब आवेश तो हो सकता है, लेकिन उसका जो बीजगणितीय योग करेंगे वो क्या होगा, 0 होगा।
तो यहाँ कह सकते हैं कि भीतर आवेश नहीं, ये कहना गलत है, आवेश होगा लेकिन उनका क्या होगा, बीजगणितीय योग शून्य होगा। ठीक है, तो सिग्मा क्यू 0 होना चाहिए। समझ गए बात को। चलें आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम 18 नंबर का। यहाँ पे एक चित्र दर्शाया गया है और ये कहा गया है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, एक वर्ग है उससे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है। ठीक है, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। संकेत दिया हुआ, संकेत की आवश्यकता नहीं है, अपन क्या करें, संकेत ये है कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे का क्या कर लें, एक घन मान लीजिए तो जल्दी हो जाएगा, है ना। हालांकि संकेत आपको परीक्षा में नहीं मिलता है, अपने को संकेत परीक्षा में नहीं मिलता है, मिल जाए तो आपकी किस्मत है। तो चलिए इस चित्र को हमने जो बताया उसको कुछ इस तरह बना लिया। नीचे मेरा क्या है, वर्गाकार फलक है, कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है, बीच के अंदर क्या ले रखा अपन ने, एक आवेश ले रखा है 10 माइक्रोकूलम का। ठीक है, तो चलिए देखिए हमें क्या करना है, संपूर्ण गण से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। और फाई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिखा, केवल आवेश जो दिया हुआ है, कुल आवेश ले लेंगे, Q का मान रख लेंगे, है ना। अब क्या होगा, हमें एक फलक का ज्ञात करना है। टोटल कितने फलक हैं यहाँ पे, 6 है, तो समान रूप से वितरित होता है, तो टोटल 6 है, तो एक फलक का कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो ये फाई 1 क्या हो गया, 1/6 Q बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, Q का मान रख दीजिए, Q का मान दिया हुआ है ना, कितना, 10 माइक्रोकूलम। हमने क्या किया, Q का मान रख दिया 10 माइक्रोकूलम को मैंने क्या किया, कूलम में बदल लिया, 10 × 10⁻⁻6, और बट्टे में क्या है, ये 6 तो है ही, और एप्सिलॉन नॉट का मान रख दो, हल कर लो। हल करने के बाद क्या आ जाएगा, 1.88 × 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, आगे की बात समझ में, 1/6 का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 19वां। यहाँ पे है 2.0 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, गाउसियन पृष्ठ कैसा है, घनाकार है। पृष्ठ से गुजरने वाले नेट फ्लक्स क्या होगा, है ना, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा ये पता करना है। तो देखिए क्या दे रखा है आपको, क्यों दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, जिसको अपन क्या लिखें, 2 × 10⁻⁻6 कूलम लिख लेते हैं। फाई हम जानते हैं Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, Q का मान रख दो और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता ही है, रख दो, तो अपने पास ये फाई आ गया, 2.26 × 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पूछा क्या था, नेट फ्लक्स, तो ये नेट फ्लक्स आ गया। सिंपल है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स दे रखा है आपको, कितना, इतना है, माइनस का 1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। माइनस का मतलब क्या आ गया, प्रवेश कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है यदि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ में कितना फ्लक्स गुजरेगा। अब देखो आप कितनी भी कर दें क्या फ़र्क पड़ता है, जो कुल आवेश है वो तो उतना ही होगा ना। जैसे अपन ने एक ये ले लिया, सपोज कीजिए मेरे पास एक ये व्रत ले लिया हमने, ठीक है, अपन ने क्या किया, ये व्रत ले लिया, अच्छा सा व्रत ले लेते हैं, ये व्रत ले लिया और इसके अंदर मेरे पास क्या है, क्यों आवेश है, कितना आवेश अपने पास, क्यों आवेश है। ठीक है, अपन ने क्या किया, इसके अंदर क्यों आवेश ले लिया, गाउसियन पृष्ठ है। अब मैं क्या करूं, इससे बड़ा ले लूं, इससे क्या करूं, एक और बड़ा ले लूं मैं, इससे बड़ा ले लिया हमने ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा यूँ ले। अब मैंने क्या किया, इससे बड़ा वाला लिया, तो इसके बड़े वाले को देखो आप, जो अपने पास ये बड़ा वाला है, तो बड़े वाले में कुछ ऐसा थोड़ी है कि ज़्यादा आवेश आ रहा है, जो आवेश छोटे वाले में वही क्या हो गया, बड़े वाले में है। तो इसकी त्रिज्या कितनी भी बढ़ाऊँ, गाउसियन पृष्ठ में जब भी हम फ्लक्स की गणना करते हैं वहाँ पे क्या आता है, उससे परिबद्ध कुल आवेश। तो छोटे वाले से भी क्यों आवेश है और बड़े वाले से भी क्या है, क्यों आवेश है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या को डबल करें, ट्रिपल करें, 5 टाइम्स करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझिए बात को, यथावत रहेगा। बी पार्ट है बिंदु आवेश का मान क्या है, तो हमें उस बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है। तो ये क्यू का सूत्र लगा दीजिए, आपने को क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है कि क्यू बराबर, बी पार्ट है बिंदु आवेश का मान क्या है,
तो बिंदु आवेश का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप Q बराबर ये लगा देंगे फाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई का मान तो पता था ना आपको, और एप्सिलॉन नॉट का भी पता है, तो फाई और एप्सिलॉन नॉट का मान रखिए। मान रखते हैं आपके पास ये Q का मान आ जाएगा हल करने पे 8.85 इंटू 10 की घात -9। क्लियर। अपन ने क्या किया, यहाँ से मान ज्ञात कर लिया Q का। भाई ये तो पता ही है ना अपने को, फाई बराबर क्या था, Q बटा एप्सिलॉन नॉट था। मुझे Q चाहिए, तो Q क्या हो गया, फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान ये दे रखा अपने को, ये रख दिया, और एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 8.85 इंटू 10 की घात कितनी होती है, -12 रख दिया, अपने पास Q का मान आ गया। ठीक है, तो बच्चों आज 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन किए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाय द वे किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखो, आप स्लो करके देखो, एक एक स्टेप समझ के रोक रोक के देखो, आपको 100% समझ में आएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।